हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हमने जाना था कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होता है, इनमें क्या संबंध है, इनके कितने प्रकार हैं तथा अर्थव्यवस्था के क्या गुण और क्या लाभ हैं तथा क्या दोष हैं। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थात अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आर्थिक गतिविधियाँ मानव द्वारा संपन्न ऐसी सारी गतिविधियाँ होती हैं जिनमें आर्थिक हानि और आर्थिक लाभ हो या आर्थिक हानि और आर्थिक लाभ का तत्व विद्यमान हो। आइए अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। आइए अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी तत्व हैं, जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, जितनी भी प्राकृतिक गतिविधियां हैं, उन सभी को प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित होते हैं तथा उन सभी को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। पर्यावरणीय गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है तथा उनसे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, उन सभी को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इससे हमारा आशय हुआ कि अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है तथा इन गतिविधियों का संबंध भूमि है, जल, वनस्पति, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से है। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन तथा अन्य जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं, पर्यावरणीय गतिविधियां हैं, उसको इनके अंतर्गत रखा जाता है तथा इसमें संलग्न जो श्रमिक हैं तथा जो श्रम की प्रकृति है इससे संबंधित, उन्हें रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र पूर्ण रूप से तथा प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। आइए अब हम समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। तो जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनको अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करने वाले क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तो जो हमें लोहे के खनिज प्राप्त होते हैं, भूमि से प्राप्त होते हैं, पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, उन्हें लोहा इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग, जो कपास हमें भूमि से प्राप्त होता है उसे वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। वाहन, जो पेट्रोल हमें खनिज तेल से यानी भूमि से प्राप्त होता है उसे वाहनों में प्रयोग किया जाता है तथा वायु तथा जल इलेक्ट्रिकल्स बनाने में प्रयोग आते हैं। इस प्रकार द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह प्रयोग करता है। इस क्षेत्र में निर्माण कार्य होते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसमें जो श्रमिक लगे होते हैं, कुशल श्रमिक, उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत तथा जो उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। अर्थात जो ऑफिसर हैं उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत तथा जो श्रमिक हैं जो उत्पादन कर रहे हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में पर्यावरण संबंधित था, द्वितीय क्षेत्र निर्माण कार्य से संबंधित था, इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा,
शिक्षा, पर्यटन, पुलिस सेवा है आदि। जिस प्रकार द्वितीय क्षेत्र में निर्माण कार्य होते थे अतः उसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता था। प्राथमिक क्षेत्र पर्यावरण से संबंधित है इसलिए उसे पर्यावरणीय क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र सेवाओं से संबंधित है इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, इनमें क्या अंतर है तथा क्या संबंध है। आर्थिक समृद्धि, इसके तो नाम से ही समझ आता है कि आर्थिक समृद्धि मतलब अर्थ की वृद्धि, मतलब धन की वृद्धि हो जिसमें, उसे वो कहते हैं आर्थिक समृद्धि। अर्थात जीएनपी है, जीडीपी है, प्रति व्यक्ति आय है, अगर इनमें वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन से संबंधित है, उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। उत्पादन की वृद्धि से कैसे संबंधित है? यदि ज़्यादा उत्पादन होगा तो उपभोग भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा उपभोग होगा तो आय भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि होगी। यह केवल धन से संबंधित है, इसीलिए इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, धन को हम गिन सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं जीएनपी और जीडीपी क्या है तथा प्रति व्यक्ति आय से क्या संबंध है। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जिसका हिंदी अनुवाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, तथा जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसका हिंदी अनुवाद सकल घरेलू आय है। जीडीपी तथा जीएनपी के विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीएनपी किसी देश की सीमा के अंदर उस देश की नागरिकता प्राप्त नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से है, तथा जीडीपी किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से है। जीडीपी में चाहे वह व्यक्ति देश का नागरिक हो या ना हो, बस देश के अंदर रहता हो, देश की सीमा के अंदर रहता हो और उत्पादन करता हो, तो उसे जीडीपी के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। जीडीपी को मापने के लिए दो इकाइयाँ हैं, नॉमिनल जीडीपी तथा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में सेवाओं तथा वस्तुओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों या जो बाजार में करंट मूल्य हैं उन पर प्राइस की जाती है, तथा रियल जीडीपी में सेवाओं तथा वस्तुओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य तथा स्थिर प्राइस पर की जाती है। आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से हमारा आशय है कि किसी व्यक्ति की एक वर्ष में कुल आय, उसी को प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कहते हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में केवल जीडीपी, जीएनपी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए, जबकि आर्थिक विकास में जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय इनमें वृद्धि तो होनी ही चाहिए, साथ में मानव कल्याण तथा आर्थिक कल्याण भी होना चाहिए। इसी कारण इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और गुणात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित किए गए हैं। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, अर्थात मानव कल्याण हो। इसी कारण आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। जबकि आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक चर सम्मिलित होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है।
आइए अब हम समझते हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या संबंध है तथा क्या अंतर है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों में जीडीपी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं। जैसे आर्थिक समृद्धि में केवल उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया जाता है, जबकि आर्थिक विकास में उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए तथा गरीबी में कमी होनी चाहिए। उस देश में गरीबों की संख्या कम होनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि में केवल उत्पादन की वृद्धि जरूरी है, इसीलिए यह एक संकुचित आर्थिक धारणा है। जबकि आर्थिक विकास में जन कल्याण भी शामिल है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जन कल्याण भी शामिल है, इसलिए यह एक व्यापक धारणा है। आर्थिक समृद्धि की धारणा का प्रयोग विकसित देशों की आर्थिक प्रगति के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास की धारणा का प्रयोग अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति के लिए किया जाता है। आर्थिक समृद्धि की धारणा का प्रयोग विकसित देशों की आर्थिक प्रगति के लिए किया जाता है। इसी कारण इसमें आय के वितरण का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि विकसित देशों में अधिकतर परिवार या तो मध्यम वर्गीय होते हैं या उच्च वर्गीय। इसी कारण इसमें आय के वितरण का ध्यान नहीं रखा जाता। जबकि आर्थिक विकास में आर्थिक विकास की धारणा का प्रयोग अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति के लिए किया जाता है। आर्थिक विकास में इसीलिए आय के वितरण का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि विकसित देश तथा विकासशील देश तथा अल्प विकसित देशों में या तो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं या गरीब परिवार। उच्च वर्गीय परिवारों की अधिकता नहीं होती है। अर्थात आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि में केवल जन कल्याण का अंतर है। आइए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय। तो किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय, तो किसी व्यक्ति की आय को व्यक्ति आय कहते हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र की एक वर्ष की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विशेषता जीडीपी को सम्मिलित किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो वित्तीय वर्ष पर आधारित हैं तथा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन एवं प्रकाशन करता है उसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। अर्थात भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना मई 1951 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1867 में किया था। तब इस गणना के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी तथा राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, जो एक ब्रिटिशियन थे। अगर आपने हमारा कल का लेक्चर सही से देखा है तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि राज्य अर्थव्यवस्था की कितनी शैलियाँ हैं।